एक वीरान जंगल के दिल में, जहाँ हुआ नम, बोसीदा और काई से भरी जमीन की खुशबू से भरी हुई थी, कन्फेशन हाउस खड़ा था। किंकाल की शाखों के साथ ऊंचे ऊंचे दरख्तों ने गिरती हुई हवेली को घेर लिया था। उनके स्लीव से एक सियाह इबर आलूद आसमान पर जामनी और भूरी रंग के सायों से टकरा रहे थे। हवेली का अगवाड़ा नजरअंदाज होने की तस्वीर था। आईवी इसकी पथरी हुई दीवारों को रेंग रही है, टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की सॉकेट की तरह चमक रही हैं, और छत की जगती हुई लकीर जो सर्दियों के तर्क की जाने के बाइस गिरने का खतरा है। एक कौवा मर्दा शाख से आव बका कर रहा था। इसकी आवाज खामोशी से गूंज रही थी। खुदा की एक शाम को 5 अजनबियों ने जंगल में अपना रास्ता बनाया। हर एक अपना बोझ उठाए हुए था। खौफनाक खामोशी में पाँव के नीचे पतों की चटखना गैर फितरी तौर पर बुलंद मालूम होता था। एथन, एक बेबाक फनकार ने अपनी स्केच बुक को इस तरह पकड़ा जैसे ये कोई ढाल हो। कलारा, उसकी नर्स की वर्दी एक मोटे कोट के नीचे छपी हुई हुआ के बावजूद काम गई। मार्कस तेजी से मलबूस लेकिन बज़ाहिर प्रागंदा अपनी महंगी घड़ी को बार बार चेक करता, जैसे यहाँ वक्त का कोई मतलब हो। लीला हिचकिचाते हुए चल पड़ी, उसके बाजू मजबूती से लपेटे हुए। उसकी परेशान आंखें हर साय पर टपक रही थी। थॉमस, ग्रुप का सबसे बड़ा, अपनी छड़ी पर बहुत ज्यादा झुका हुआ था। उसका चेहरा संगीन अज़म का निकाब था। वो हवेली के अगले सीढ़ियों पर रुक गए। हर एक भारी पेचीदा नक्शो निगार वाली लकड़ी के दरवाजे से पहले हिचकिचा रहा था। अंदर दाखिल होते ही हवेली वालों ने सर्दी से उनका इस्तकबाल किया। अजीमुशान फायर उनके सामने फैला हुआ था। इसका फर्श धंधला हुआ कालीनों में ढका हुआ था और छत एक बड़े मोची के जाले से लिदे फानोस से मजीन थी, जो हुआ की अदम मौजूदगी के बावजूद हल्का सा हिला हुआ था। मध्यम चेहरे वाली शख्सियतों के धंधले पोर्ट्रेट ने फटी हुई दीवारों को कतार में खड़ा किया, लेकिन ये वो आईना था जिसने उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई। एक बड़ा आराइशी फ्रेम जिसमें शीशा था जो गैर फितरी तौर पर चमकता था। उनकी अक्कासी के बजाय उन्होंने गम के लम्हात में खुद की लम्हा ब लम्हा तस्वीरें देखे। एथन मायूसी में कैनूस चिल्ला रहा है। कलारा एक बेजान मरीज के ऊपर खड़ी है। मार्क से एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ मुआहिदे पर दस्तखत कर रहा है। लीला एक तारीक कमरे में रो रही है और थॉमस घूर रहा है। एक बेनिशान कब्र हुआ सर्द होती गई जैसे ही सरगोशियां उठने लगे। पहले तो बेहोश होती गई, लेकिन ऊंची आवाज में इनके गर्द पोशीदा जंजीरों की तरह लपेटने लगी। दकाराफ, अकरार और करार, उनकी रार, इनकी रार, इनकी रार। आंखों में आंसू बह रहे थे जब उसने अपने आखिरी मरीज के बेचैन रोने को याद किया। लीला के घुटने टक गए और वो दीवार से टेक लगाकर इस रात की याद से मगलूब हो गई जिस रात उसके भाई की मौत हुई थी। मार्क्स ने अपनी सांसों के नीचे लान भेजी, अपने दिमाग में लगे जर्म के पंजों को झटकने की कोशिश की। एथन आईने से हट गया। स्केच बुक पकड़ते ही उसका हाथ कांप रहा था। थॉमस अकलूता, जो अब भी लंबा खड़ा है, अपनी आंखें बंद करके अपने आप को पिछतावे की लहर के खिलाफ तैयार कर रहा था। गोशियां मध्यम हो गई। उनकी जगह एक परेशान कन खामोशी ने ले ली जो उनके सीने पर बहुत ज्यादा दबा रही थी। फिर हवेली की दीवारों से एक आवाज अबरी, धीमी, ठंडी और गूंजती, जैसे घर ही बोल रहा हो, सिर्फ अपने तारीख राजों का एतराफ करने से ही आप बच जाएंगे। उसने ऐलान किया। आवाज कमरे में गूंजी, फानूस को हिलाते हुए और पोर्ट्रेट को बुरी तरह झुकाने का सबब बनी। कलारा ने हाँप ली। अल्फाज के वजन के इसके घुटनों ने रास्ता इख्तियार किया। मार्क्स बेचैन होकर बोला, ये पागलपन है। एथन खाली नजरों से फर्श की तरफ देखता रहा। उसका दिमाग दौड़ रहा था, जबकि लीला ने खामोशी से सुस्कियां निकाले। थॉमस अगरचे बज़ाहिर हिला हुआ था, कान पकते हुए इज़्म के साथ आगे बढ़ा। एथन दमनकारी चुप्पी तोड़ने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक है, उसने आईने की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। बोलते समय उसकी आवाज फट गई। मैंने जो कुछ भी किया है उसमें मैं सफल रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मेरी कला मुझे अमर बना देगी, लेकिन यह कुछ भी नहीं है, बस एक कैनवास पर खाली स्ट्रोक। मैंने इसे जला दिया क्योंकि मैं इसे देखने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी आवाज लड़खड़ा गई और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। आईने की सतह लहराई और धुंध में घुलने से पहले एक पल के लिए उसके चारों ओर काले रंग के तने लिपट गए। हवा थोड़ी हल्की हो गई, लेकिन तनाव महसूस किया जा सकता था। एथन के कबूला में से उत्साहित या शायद दबाव में आकर मार्कस ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। ठीक है, तुम सच जानना चाहते हो, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। मैंने उन सभी को बेच दिया जो मुझ पर भरोसा करते थे। मेरे दोस्त, मेरे साझेदार। मैंने पैसे के लिए उन सभी को बस के नीचे फेंक दिया और मुझे क्या मिला? एक दिवालिया कंपनी और बर्बाद हो चुकी प्रतिष्ठा। वसीर
हिलाते हुए जोर से हंसा। आईना फिर से चमक उठा, जिसमें मार्कस को पैसे के ढेर के आदान प्रदान के दौरान एक छायादार आकृति से हाथ मिलाते हुए दिखाया गया। वे तने वापस आ गए और गायब होने से पहले उसे कसकर पकड़ लिया। मार्कस लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया, भारी सांस लेते हुए, मानो उसके ऊपर से कोई भार उतर गया हो। क्लारा ने चुपचाप रोते हुए कहा। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो एक कदम आगे बढ़ रही थी। मुझे लोगों की जान बचानी थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन मैं असफल रही। वहाँ एक आदमी था, उसने मुझसे मदद की भीख मांगी और मैं ऐसा नहीं कर सकी। मैं बहुत थक गई थी, बहुत अभिभूत थी। वो मेरी वजह से मर गया। उसकी आवाज टूट गई और आईने ने याद को उजागर किया। क्लारा एक मंद अस्पताल के कमरे में थी। मॉनिटर की बीप धीमी हो गई थी जब तक कि वे बंद नहीं हो गए। फिर से तने उभर आए। धुंध में फीके पड़ने से पहले उसकी बाहों और छाती को लपेट लिया। वह अपने घुटनों पर गिर गई। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। लीला ने अपना सिर जोर से हिलाया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मैं ये नहीं कर सकती, वह रो पड़ी, लेकिन फुसफुसाहटें और तेज होती गई। उनकी मांगे लगातार जारी रही। अंत में वह चिल्लाई, यह मेरी गलती है। मेरा भाई, उसे उस रात मेरी जरूरत थी और मैं वहाँ नहीं थी। मैं उसे बचा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बचाया। मैं बहुत डरी हुई। आईने में एक तूफानी रात दिखाई दे रही थी, जिसमें उसका भाई उसे पुकार रहा था क्योंकि वो एक उग्र नदी में फिसल गया था। आईने से तने बाहर निकले, उसे अपने करीब खींच रहे थे, जैसे कि उसे छोड़ने से पहले उसे प्रतिबिंब में खींच रहे हों। थॉमस निश्चल खड़ा था। उसका हाथ एक घिसी पिटी कुर्सी के पिछले हिस्से को सहारा देने के लिए पकड़े हुए था। उसने अपने लंबे जीवन में बहुत कुछ देखा था, लेकिन किसी भी चीज ने उसे इसके लिए तैयार नहीं किया था। जैसे जैसे दूसरों के कबूलनामे उसके दिमाग में गूंजते रहे, उसका अपना अपराध सामने आता गया, जो सांप की तरह अपने पंजे से ऊपर की ओर बढ़ता गया। मैंने अपना जीवन किताबों में जवाब खोजने में बिताया, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी, लेकिन मैंने जीवित लोगों की उपेक्षा की। मैंने अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की उपेक्षा की। उन्हें मेरी जरूरत थी और मैं वहाँ नहीं था। उसकी आवाज फट गई और उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। आईने में उसे धूल भरी किताबों से घिरे एक अध्ययन कक्ष में बैठे हुए दिखाया गया था, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे दरवाजे पर खड़े थे, रोशनी में छाया हुआ, उसके मुड़ने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह बोल रहा था, आईने से निकलने वाली लटें उसके कंधों के चारों ओर एक भारी लबादे की तरह धीरे से लिपट रही थी और फिर घुल गई। वह एक पल के लिए स्थिर खड़ा रहा। उसकी सांस उथली थी, जैसे कि घर खुद उसके खोने का शोक मना रहा हो। कबूलनामे के साथ घर में हलचल होने लगी। हवा में रोशनी बढ़ गई, लेकिन ऊपरी मंजिलों से एक भयावह चरमराहट की आवाज गूंजने लगी। समूह ने बेचैनी भरी निगाहों का आदान प्रदान किया। दीवारों पर छायाएं टिमटिमा रही थी, जो मंद मोमबत्ती की रोशनी की हरकतों से मेल नहीं खा रही थी। एथन ने सबसे पहले देखा। कमरे के किनारे पर एक काली आकृति देख रही थी। यह इंसान नहीं था, यह जीवित भी नहीं था। यह तरल धुएं की तरह घूम रहा था, हर सेकंड के साथ आगे बढ़ रहा था और फैल रहा था। ये क्या है? क्लारा ने फुसफुसाते हुए मार्कस की बांह पकड़ी। घर, थॉमस ने गंभीरता से कहा। यह हमारी परीक्षा ले रहा है। छायादार प्राणी रुक गया। उसका आकारहीन रूप अस्वाभाविक रूप से मुड़ गया, फिर थोड़ा पीछे हट गया, जैसे कि लीला की सांसें अटक गईं जब उसने दूसरों को देखा। उन्होंने अपनी आत्मा को खोल दिया था, अपनी सबसे गहरी सच्चाई का सामना किया था। घर अब उसका इंतजार कर रहा था। फुसफुसाहटें तेज होती गई, लगभग बहरा कर देने वाली। वह आईने की ओर बढ़ी। उसके घुटने कमजोर थे। मैंने उसे मरने दिया, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा भाई, जब उसने मुझे बुलाया तो मैं उसके पास नहीं गई। मैं तूफान से डर गई थी। मुझे लगा कि वो ठीक हो जाएगा। उसकी आवाज सिसकने लगी। वह ठीक नहीं था। आईना हिंसक रूप से लहराया। एक बार फिर तूफानी नदी दिखाई दी। इस बार उसके भाई का हाथ पानी से बाहर आया, मदद के लिए बेताब था। तंतु बाहर निकले, उसे आईने की ओर खींचते हुए, जब तक वह उसकी सतह से कुछ इंच दूर नहीं हो गई। वह चिल्लाई। तंतु धुंध में घुल गए और आईने में छवि फीकी पड़ गई। दमनकारी हवा चली गई और समूह ने कमरे में लगभग अगोचर गर्मी महसूस की। लीला ने अपने आंसू पोंछे और दूसरों की ओर मुड़ी। हमने यह कर दिखाया, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में दुख और उम्मीद का मिश्रण था। एथन ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। हर किसी को अपने अतीत का सामना करने का मौका नहीं मिलता, उसने कहा। हम भाग्यशाली थे एक तरह से। क्लारा ने मार्कस का हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि यह खत्म हो गया है? मार्कस ने हिचकिचाहट दिखाई, फिर आसमान की ओर देखा। हमारे लिए शायद, लेकिन जिन आत्माओं को हमने मुक्त किया है उनके लिए यह तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, एक हल्की हवा उनके पास से गुजरी, जिसमें मौसम से बाहर खिलने वाले फूलों की खुशबू थी। हवा हल्की लग रही थी, मानो सदियों का बोझ उतर गया हो। दूरी पर हवेली की धुंधली रूपरेखा रात के आसमान में थोड़ी देर के लिए फिर से दिखाई दी, जैसे कि अपने पिछले रूप की छाया हो। फिर एक अंतिम झिलमिलाहट के साथ वह हमेशा के लिए गायब हो गया और केवल पत्तों की सरसराहट की ध्वनि और घर की ओर जाते समूह के शांत कदमों की आवाज रह गई।